नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश में आज चर्चा होगी सीटों के खेल को लेकर के, क्योंकि अखिलेश हो रहे हैं फेल को लेकर के। दरअसल सपा ने अब मेरठ में मुरादाबाद जैसा ही उलटफेर कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर पूर्व मेयर को टिकट दे दिया गया है, यानी सुनीता वर्मा को सपा ने प्रत्याशी बना दिया है। बुधवार को नामांकन दाखिल किया था यहां पर अतुल प्रधान ने, जहां शाम को उनके टिकट कटने की खबरें अचानक से सामने आ गई। इसके बाद रात में प्रधान ने पार्टी से इस्तीफा की पेशकश भी कर दी है। कहा अगर मेरा टिकट कटा तो इस्तीफा दे दूंगा, और ऐसा ही उन्होंने किया। फिर अतुल लखनऊ पहुंच गए। 2 घंटे के मंथन के बाद आखिरकार अखिलेश उन्हें मनाने में कामयाब रहे। वहीं इसके बाद अतुल को एक्स के पर उन्होंने लिखा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला स्वीकार है। सपा टिकट को लेकर के मेरठ में 20 दिन से खींचतान चल रही है और इसको लेकर के इंडिया न्यूज भी लगातार आपको अपडेट साझा कर रहा है। 16 मार्च को सपा ने मेरठ से भानु प्रताप को टिकट दिया, मगर दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की रैली वाले दिन अतुल प्रधान लखनऊ से अखिलेश के पीछे दिल्ली चले गए और अतुल ने पैरवी के लिए मेरठ से अपनी बिरादरी के लोगों और समर्थकों को दिल्ली बुला लिया। यहां समर्थकों ने अतुल की जमकर पैरवी कर दी। इसके बाद अखिलेश ने अतुल के नाम पर घोषणा कर दी। उसके बाद अतुल का नाम घोषित होने के बाद भी उन्हें सिंबल नहीं मिला था। इसके बाद मंगलवार रात लखनऊ अगर बात की जाए तो अतुल लखनऊ से पार्टी सिंबल लाए और बुधवार दोपहर पर्चा दाखिल कर दिया। फिर बुधवार शाम को अचानक खबरें सामने आने लगी कि अतुल प्रधान का टिकट कट गया है। उनकी जगह पर आला कमान ने सुनीता वर्मा को मैदान में उतारने की ठान ली है। मुरादाबाद में आखिरी वक्त क्या जो टिकट को लेकर के कशमकश चली थी, पहले सपा में एसटी हसन को टिकट दिया गया। नामांकन के आखिरी दिन फिर टिकट पलट दिया गया और उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर रुचि वारी को टिकट दिया गया। तो प्रत्याशियों को बदलने जाने पर जयंत चौधरी ने सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा विपक्ष में कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। तो कुल मिलाकर के अब सवाल यहां कई सारे खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या सपा में टिकट को लेकर घमासान मचा है, तो इसी मुद्दे पर खास पेशकश में करेंगे चर्चा एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में मची अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फेज दर फेज, सीट दर सीट ये अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और अब मेरठ। कहा जा रहा है कि बागपत में भी कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी हो रही हैं। देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी में ही मची इस सरफड़ौवल को कब तक खत्म कर पाते हैं, और क्या लोकसभा चुनाव में ये कुछ नेगेटिव परिणाम भी आगे आने वाले समय में दिखाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बाद जैसा उलटफेर करके रख दिया है, जहां नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। प्रधान ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। शाम को उनके टिकट कटने की खबर जो है वो सामने आने लगी। इसके बाद रात में प्रधान ने पार्टी से इस्तीफे की पेशकश कर दी। कहा अगर मेरा टिकट कटा तो इस्तीफा दे दूंगा, और अतुल ने इस्तीफा देने से पहले आपको बता दें लखनऊ में मुलाकात हुई अखिलेश यादव से। अब फिलहाल सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सिंबल यानी कि एबी फॉर्म लेकर के मेरठ पहुंच गए हैं। सपा टिकट को लेकर के मेरठ में 20 दिन से खींचतान चल रही है। 16 मार्च को सपा ने मेरठ से भानु प्रताप को टिकट दिया। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली हुई, जिसमें अतुल प्रधान लखनऊ से अखिलेश के पीछे दिल्ली चले गए। अतुल ने पैरवी की, मेरठ से अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाया, जिसके बाद अतुल को टिकट मिल गया। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले इससे अतुल प्रधान नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी छोड़ने की पेशकश भी कर दी, लेकिन लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव से बातचीत के बाद यहां पर बातें बनी। तो चलिए आप कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत, जहां सीटों का खेल को लेकर के आज इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। हमारे साथ के विश्वदेव राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ अभिषेक सिंह है, संवाददाता।
सबसे पहले अभिषेक आप ही के पास आएंगे और जानेंगे कि इस वक्त मौजूदा स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि देखिए लगातार हम इस विषय पर अभिषेक बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे समीकरण पूछा यहाँ पर, लेकिन जो स्थिति अभी बनती नजर आई, क्योंकि इसका आशंका, ये संभावना हम काफी समय से जताते नजर आ रहे थे कि एक बार फिर से यहाँ पर टिकट में जो है बदलाव देखने को मिल सकता है, और इसको लेकर के अब खबर भी सामने आ गई। मौजूदा स्थिति किस प्रकार की? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अभिषेक, तो आपके पास जी समाजवादी पार्टी जी, इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर ही मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकती हैं कि अंदर अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, यानी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मौजूद हैं, अतुल प्रधान अंदर मौजूद हैं और आज अहम बातचीत हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक, सीट दर सीट, फेज दर फेज जिस तरह पशुपेश की स्थिति देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिस स्ट्रैटेजी के तहत डमी कैंडिडेट्स, या कहा जाए जल्दबाजी में कैंडिडेट्स उतारे थे, और उसके बाद हर एक सीट पर लगभग कैंडिडेट बदलने की स्थिति खड़ी हो गई है, ये अपने आप में पार्टी के संगठन के लिए बिल्कुल ठीक खबर नहीं है। और शायद यही वजह है कि संगठन एक दूसरे के सामने आमने सामने होते नजर आ रहा है, दो फाड़ में नजर आ रहा है। चाहे रामपुर और मुरादाबाद में खुलकर देखने को मिला हो, वहीं मेरठ में भी इस तरह की स्थिति कल देर शाम बन गई थी। अखिलेश यादव ने बाकायदा अतुल प्रधान को बुलाया, उनसे बातचीत की और आश्वस्त किया कि उन्हें आगे बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। और फिर अतुल प्रधान ने भी दोबारा अपना जो एक हैंडल पर, जो सोशल मीडिया पर अपना लिखा कि हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो आगे सर्वमान्य होगा। लिहाजा अंदरूनी तौर पर जिस भी नेता को टिकट मिलता है शुरुआती दौर से, और वो पार्टी में एक्टिविटी करना शुरू करता है, अपने क्षेत्र में एक्टिविटी करना शुरू करता है, लोगों से मिलना जुलना, तमाम संसाधन अपने इस्तेमाल करता है, और फिर ऐन वक्त पे जब उससे कहा जाता है कि आपका टिकट कट गया, तो ये न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके समर्थकों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ पार्टी के सिंबल पर बार बार टिकट बदलना, ये पार्टी के लिए भी खासतौर पर कहा जाए ज़मीनी स्तर पर नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। और फिर इसके बाद पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कैंडिडेट को चुनाव हराने के लिए होती है। और कहीं ना कहीं यही लड़ाई सबसे बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से जीतने वाली सीट भी कभी कभी पार्टियां हार जाती हैं। शायद समाजवादी पार्टी में जल्दबाजी में किए गए निर्णय के दूरगामी जो विषम परिणाम है वो आज देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से जो रणनीति तय की गई थी कि शुरुआती दौर में अपने कैंडिडेट उतारना और फिर देखना कि सामने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी किस तरह के कैंडिडेट समीकरणों के हिसाब से उतार रही है, और उसके बाद अपने कैंडिडेट उतारना या बदल देना, ये अपने आप में एक गलत तरीके का मैसेज दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे। मनीष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए। मनीष जी, देखिए जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या समझा जा सकता है ये जो जल्दबाजी यहाँ पर सपा के द्वारा की गई, क्योंकि देखा जाए शुरुआती दौर से ही सपा ने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी, अब इस जल्दबाजी में ये बड़ी लापरवाही करते चले गए। इनको लगा सबसे पहले नाम ला करके हम कोई बहुत बड़ी रणनीति बना लेंगे, प्रचार प्रसार का समय मिल जाएगा, लेकिन जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है सपा में, क्या कहेंगे अब इस स्थिति को लेकर आप? मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे अतुल प्रधान जी का भी जिक्र कर रही थी, आज अखिलेश जी उन्हें ये तो मना लेंगे कि हम आगे कुछ देंगे, अब आप सुनीता वर्मा जी को कैंडिडेट बन जाने दीजिए, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को कब ये जाके बनाएंगे कि अब मुझे टिकट नहीं मिला है, अब हम लोग को सुनीता वर्मा का सपोर्ट करना है। यही मुश्किल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, यही मुश्किल है कि जो मैसेज टॉप लीडरशिप तो कमरे में बैठ के तय कर लेती है, लेकिन कार्यकर्ताओं तक कैस्केड करने का वो समय लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहता। जब उनका नेता ही नाराज है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो कार्यकर्ताओं को वो कहां जाएगा कन्विंस करने, और यही कैंडिडेट्स के हारने का कारण होता है। इसीलिए आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव का आगाज करा था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी की हर सीट पे कमल का फूल लड़ रहा है, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। तो आपको ऐसी मैसेज देके जाना होगा। आप एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी डेली प्रचार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। योगी जी डेली 2-3 रैली कर रहे हैं और विपक्ष के अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं है। रैली करना, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, उन तक मैसेज पहुंचाना तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो यही तय नहीं है कि किस सीट पे कौन होगा। हो सकता है नॉमिनेशन से 2 घंटे पहले उसका
कैंडिडेचर चेंज हो जाए, सिंबल जो है अभी जैसे मैं आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था कि हेलीकॉप्टर से सिंबल आ जा रहे हैं, तो ये क्या समाजवाद है? ये क्या पब्लिक के संग जुड़ने का तरीका है? ये तो मुझे लगता है पता नहीं किस टाइप की स्ट्रैटेजी पे काम करा जा रहा है, और इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। और के विश्वदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। के विश्वदेव जी, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त सपा की देखी जा रही है, ये स्थिति देखा जाए, कहा जाता है अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत ना हो तो ये सबसे बड़ी हानिकारक वाली बात हो जाती है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। और इस वक्त विपक्षियों की जो स्थिति सामने आ रही है, भले ही एकजुट होने की बात कर रहे हो, लेकिन आपसी बात नहीं खत्म हो पा रही है। एक सीट पर इनका सही से उम्मीदवार नहीं ये उतार पा रहे हैं, तो ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे टक्कर देंगे? सीमा, देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है एक देश के चलने के लिए। इसमें एक चीज आपको मैं पॉइंट करना चाहता हूं। जी। ये समस्या पहली जो 2 फेज के चुनाव हैं उसमें क्यों ज्यादा हो रही है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि पहले ये पश्चिम यूपी की सारी सीटें हैं, आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने आरएलडी को अपने पक्ष में ले लिया, तो यहाँ पर ज्यादातर प्रभाव आरएलडी की सीटों के को जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा था उसमें सीटों के बंटवारे पे थी। वहां पर कैंडिडेट उसी हिसाब से पहले चुनाव कर लिए गए थे समाजवादी पार्टी द्वारा, और आरएलडी को करीबन 5 से 7 सीटें वहां पर दी गई थी। हो क्या रहा है, आप देखेंगे ये 5 से 7 जो सीटें हैं उसमें कुछ सीटें तो इनके आजम खान जैसे बदल रही हैं, राजनीति कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात हो चुकी थी। उसके बावजूद वो अपना मैं दिखाने के लिए और अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए उन्होंने रुचि वीरा को वहां से की जो है उनको उन्होंने का टिकट कटवा के वहां खड़ा करवा दिया। अब यही बात किसी को के विश्वदेव जी, आपकी ऑडियो सही से नहीं आ पा रही है, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, आपके पास फिर से लौटेंगे। मनीष जी, यहां पर देखा जाए जो कि के विश्वदेव जी के द्वारा कहा जा रहा है आरएलडी को लेकर के, खासा देखिए ये बात काफी जायज है, क्योंकि सपा और आरएलडी के बीच में ये हुआ कि कुछ सीटें जो हैं वो आरएलडी को दी गई, जिसके बाद से यहाँ पर सपा की मुश्किलें जो है वो टलती नजर आए। लेकिन जैसे ही आरएलडी बीजेपी में शामिल हो गई, अब सपा के पास उम्मीदवार ही नहीं। बड़ी पार्टी अपने आप में दावा करती नजर आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत उम्मीदवार हैं, हम हर सीट पे अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर इतनी ही समस्या सपा को है तो कांग्रेस के साथ भी तो गठबंधन है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका सहारा क्यों नहीं ले रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप एक राजनीतिक दल चलाते हैं तो आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों चीजें होनी चाहिए। आप देखिए, अभी उड़ीसा की बात हो रही थी, उड़ीसा में बहुत ये खबरें थी कि भाजपा का और बीजू जनता दल का कोलैबोरेशन होगा, अंततः वो नहीं हो पाया। लेकिन उनके सारे टिकट विधानसभा के भी आ गए और सारे टिकट लोकसभा के भी आ गए। तो आपके पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए। अखिलेश यादव को अंदर से ये मालूम था कि हमारा आरएलडी से गठबंधन कितना मजबूत है, लेकिन उसको जानने के बाद भी अगर उनके पास कोई प्लान बी और सी तैयार नहीं था, तो ये गठबंधन की नहीं, ये पार्टी की अपने कौशल की कमी है। पार्टी के पास ऐसी बैकअप मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है ये प्रचार करने का समय है, रैलियां करने का समय है, जनता तक जाने का समय है। ये समय भी अगर टिकट बंटवारे में ही लगा रहेगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो 19 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव है, वहां तक लोग कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यही राष्ट्रीय नेता है, यही फेस है जिन्हें रैलियां भी करनी है, और यही फेस है जिन्हें टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए बी सी कोई टीम मैनेजमेंट नहीं है। अगर जैसे अभी राव साहब कह रहे थे कि आजम खान जी जेल से टिकट डिक्टेट कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके की आपने पावर्स पार्टी में जनरेट कर रखी है, जो आपकी बातें नहीं सुन रहे या आपकी बातें काट रहे हैं, तो कल को ये जनता के बीच में क्या जाएंगे, और जनता के पास ये मैसेज कैसे जा रहा होगा कि भाई जो आदमी इस समय प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, ये सरकार बनने के बाद क्या इस प्रबंधन का कैसे हिस्सा होंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, चाहे आप उसमें संघ का बैकबोन कहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। वो लोग पार्टी में समावेशी हैं, वो लोग टिकट टाइम पे देते हैं, उनकी प्लान से रैलियां चल रही हैं। आप देखिए, अभी उत्तराखंड में रैली हुई, प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड में रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसी के पास रैली कर रहे हैं। दोनों जगह की जनता को कन्विंस करा जा रहा है। कल योगी जी अपनी रैली में कह रहे थे ये उत्सव प्रदेश होता जा रहा है। अब तो ऐसी चीजों को आपको जनता तक लेके जाना पड़ेगा। आप जनता से जुड़ ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लगे
और उसमें भी रोज चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये संगठन के स्तर पे एक सही मैसेज नहीं है, कार्यकर्ताओं तक एक सही मैसेज नहीं जा रहा, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, मनीष जी ने जैसा भी कहा, संगठन की मजबूती बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। किसी को एक बार नाराज कर देना, एक बार टिकट देना, उससे टिकट छीन लेना, फिर दूसरे उम्मीदवार को टिकट देना, उसकी दिल्ली में घोषणा कर देना कि हम इनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, फिर उनसे टिकट छीन लेना नामांकन के दौरान, और उसके बाद ये उम्मीद करना कि वो ईमानदारी दिखाएं, वो अब हमारे साथ मिलकर के काम करे। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है अतुल प्रधान के? बिल्कुल, अतुल प्रधान बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं और ये हर एक व्यक्ति विशेष या कहा जाए हर एक कैंडिडेट या किसी भी राजनेता के लिए उसकी अपने साख की बात होती है। समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी को टिकट देते हैं तो सीधे तौर पर आप उससे कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाके आप पार्टी का नेतृत्व करिए, इस क्षेत्र में जाके आप पार्टी के लोगों से मिलिए और फिर उनके साथ मिलकर वोट मोबिलाइज करिए पार्टी की तरफ। और फिर धीरे धीरे कैंडिडेट जाना शुरू करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होता है, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ भाई हम कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से, आप पार्टी को वोट करिए, हम आपके दरवाजे तक आ रहे हैं, हम आपके काम कर रहे हैं, छोटी मोटी रोजमर्रा की परेशानियां भी दूर कर रहे हैं। और अतुल प्रधान खुद जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं सरदना से, और ऐसे में उनका टिकट काटना या किसी भी इस तरह के कैंडिडेट का टिकट काटना डाउन द लाइन ना सिर्फ उसके व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि पार्टी लाइन के लिए भी ठीक बात नहीं, क्योंकि संगठन एक तरफ मोबिलाइज होता है, समीकरण तैयार होते हैं, उस तरफ लोग जाना शुरू करते हैं, और फिर ऐन वक्त पर जब टिकट कटता है वो भी चुनाव से ठीक पहले यानी नामांकन के आखिरी दिन इस तरह की पशोपेश की स्थिति, खींचतान की स्थिति देखने को मिलती है। तो आम जनता को या वोटर के सामने भी एक मैसेज जाता है कि जहां पार्टी में अभी तक प्रत्याशी को लेकर ही सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं हमसे चुनाव में वोट मांगने वाला व्यक्ति ही बदला जा रहा है, तो पार्टी आगे क्या करेगी ये क्या कौन तय कर पाएगा। और सीधे तौर पर मानसिक स्थिति बिल्कुल एक वोटर की ऐसी ही है जैसी कि किसी के पैर से जमीन खींचने वाली कैंडिडेट के लिए होती है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह की एक के बाद एक सीटों पर ये कैंडिडेट्स बदलना समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है, वैसे ही इस जिले में संगठन के लिए भी उतना ही भारी पड़ रहा है बदले हुए कैंडिडेट के लिए वोट कैंपेन करना। जी बिल्कुल, और ये काफी ज्यादा मुश्किल है राव साहब, क्योंकि देखिए कोई भी चुनाव जब नजदीक आता है तो सबसे अहम हो जाता है चुनाव का प्रचार प्रसार करना, जनता के बीच में जाना, अपने दावे, अपने वादे, अपनी बात को रखना। और यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के द्वारा अभी तक जो यहाँ पर सपा में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, उम्मीदवार सामने नहीं आ पाए, चुनाव प्रचार हो ही नहीं रहा। यहाँ पर वोटर्स को जब पता ही नहीं होगा कि उनको किसको वोट देना है, किस चेहरे पर दाव लगाया गया है, तो क्या यहाँ पर ये बहुत बड़ा लूप होल माना जा सकता है? सीमा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मनीष भाई ने एक बात बहुत सटीक कही कि संगठन बूथ स्तर पे भी कार्य करता है, आपको रपट भी भेजता है जमीन से कि कौन कैंडिडेट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप एक एग्जांपल देता हूं, अभिषेक भी और मैं, हम लोग सब कन्नौज गए थे पिछली बार चुनाव में। कन्नौज में यह आलम था कि भाजपा का बूथ लेवल पे सब कार्यकर्ता जागृत था, समाजवादी पार्टी के लोग चुनिंदा बूथों पे ही दिखाई दे रहे थे, ये आलम था। डिंपल यादव ऐसी नहीं हार गई हैं, डिंपल यादव जब हारी हैं तो उसके पीछे भाजपा ने पूरी रणनीति तय करी थी। यही आप स्मृति ईरानी का देख लीजिए, अमेठी से चुनाव हारी, दोबारा आई, संगठन मजबूत किया, वहां पर जमीनी स्तर पे कार्य किया, पूरी भाजपा के प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई ने सबने पुरजोर कोशिश करी। यही चीज मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा सीमा, जो अभिषेक ने भी कही कि अनुशासन, आप अगर अनुशासन के तहत कार्य नहीं करेंगे, संगठन के कार्यकर्ता अगर जिनको टिकट दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको अगर टिकट दे दिया तो भाई बाकी सबको समन्वय बिठा के कार्य करना चाहिए। चुनाव सर पे है, आप वहीं पर विरोधाभासी बातें करने लगेंगे तो चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, आप लड़ ही नहीं पाएंगे वहां चुनाव। और उसके अलावा जब आप चुनाव में तैयारी करने जाते हैं तो तैयारी 6 महीने पहले से होती है। भाजपा क्यों इतनी आगे बढ़ चुकी है, भाजपा, मनीष भाई जो कह रहे हैं, भाजपा क्यों प्रचार प्रसार में लगी हुई है और वो कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद कोई विरोधाभासी बात नहीं होती। आप कांग्रेस की गठबंधन दल जो समाजवादी पार्टी का है, वो अपनी गढ़ की सीट रायबरेली, अमेठी, यहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी जो उनकी गढ़ की सीट है कन्नौज, वहां कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई है।
तो ये ऐसी हालात में काफी गंभीर विचार करना पड़ेगा। एक बात और सीमा में जोड़ना चाहूंगा इसमें जी। कि अखिलेश यादव जी मुझे लगता है सारा दारोमदार अपने ऊपर लेके चलते हैं। उनके संगठन के जो लोग हैं, बाकी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जो बहुत संगठन के मुलायम सिंह जी के समय से देखते चले आ रहे हैं, उनको कुछ दायित्व देना चाहिए। बाकी और जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको कुछ दायित्व देना चाहिए। मुझे लगता है सारा दारोमदार अखिलेश यादव अपने सर पे लेके चलते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये टिकट बंटवारे और टिकट की वापस रीच में थोड़ी गड़बड़ होती है। इसमें सोचना पड़ेगा समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, और काफी कुछ यहाँ पर रणनीति बना करके काम करनी होगी, क्योंकि बहुत जरूरी है मनीष जी, लोकसभा का चुनाव है, एकजुट होने की बात यहाँ पर विपक्षी दल करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं, रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं, बड़ी चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इनकी ग्राउंड जीरो पर है, जो जद्दोजहद की यहाँ पर कोशिशें होनी चाहिए, उम्मीदवारों पर मौका देना चाहिए, लेकिन पूरी स्थिति यहाँ पर जो बनती नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं, क्या यह कहा जा सकता है कि पार्टी को एकजुट करने में, अपने उम्मीदवारों को उतारने में सपा यहां पर कंफ्यूज है, अखिलेश यादव फेल होते नजर आ रहे हैं? सीमा जी, राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करोगे, शिवपाल जी आज मीटिंग में हैं अतुल प्रधान के संग, और शिवपाल जी अपने ही टिकट के लिए अपने बेटे की चिट्ठी लेके आ रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय कार्य समिति अप्रूव करेगी। तो अगर उनके पास इतनी भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ये भी उन पे नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो लोग अपने टिकट पे कुछ डिसीजन ले सके, तो कैसे ये संगठन आगे चलेगा? राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी ने सारी पावर अपने पास सेंट्रलाइज कर लिया, लेकिन जब वो पावर बैकफायर होती है तो फिर वो अपने संगठन की और नेताओं पे जाते हैं कि इसको ठीक करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा मुश्किल समय है। ये समय कोशिश करने का नहीं है, ये समय तो सिर्फ प्रचार करने का है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाओ। आपका पुराना कोर वोटर आपके साथ है, लेकिन आप अगर गौर करिए 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यूपी की बागडोर सौंपी, और उसके बाद से अखिलेश यादव 17 है, 19 है, 22 है, सारे चुनाव हारते चले गए। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? मुझे लगता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है या उनका कौशल जो है, कोई चुनाव नहीं जिता पा रहा। फिर भी वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, लोगों को ये जिम्मेदारी डेलीगेट नहीं कर रहे हैं। और आज आप देखिए क्या स्थिति है कि टिकट लास्ट डेट तक फाइनलाइज नहीं है। अब जो आज टिकट लेगा वो कितने दिन उसके पास प्रचार के लिए बचते हैं, कब वो अपनी जनता के पास जाएगा? बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है राजनीतिक दलों को समझने का, और इसी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं इस रेस में आगे भागने लगती है और बाकी दल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार का समय नहीं होता, जनता के बीच में जाने का समय नहीं होता है इनके पास, ये सिर्फ आपसी कलह में ही फंसे रह जाते हैं। मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया, के विश्वदेव जी आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी अखिलेश यादव के द्वारा यहाँ पर अब उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी की जाती है, या अभी जो उम्मीदवार इनके मौजूदा हैं इसमें